अस्सलाम वालेकुम। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में एक स्टेप पढ़ चुके हैं, वो था रोस्टिंग। देखो रोस्टिंग में हमने क्या किया, थोड़ा सा पहले प्रीवियस लेक्चर वाली चीज़ याद रख लीजिएगा। रोस्टिंग में क्या करते थे, ओर को लेते थे, ओर को लेके उसको गर्म किया। जिस तरह हमारे पास CuFeS2 चाल को पाइराइट नाम देते हैं बच्चे। जब इसको गर्म करते थे हमारे पास दो चीज़ें बनती थी, एक था Cu2S और एक था FeS, और साथ में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। बेसिकली जिसको हमने गौर करना है ये दो चीज़ें। इस कंपाउंड का नाम प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, उसको खुसूसन याद रखिएगा, क्यूप्रस सल्फाइड, और इसका नाम है फेरस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, ये दो नाम आपने याद रखने हैं और खुसूसन याद रखने हैं, क्योंकि अगर इस टॉपिक को समझने चाहते हैं भाई याद रखिए कि ये वाला टॉपिक आपके पूरी बुक, मैं कहूँ ना सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा पूरी बुक में। और इस चैप्टर का मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन। अच्छा, अब ये वाली जो दो चीज़ें ना, इसको आपकी बुक वाला नाम देता है, ये है रोस्टेड। रोस्टेड होता क्या है, अब रोस्टेड चिकन बड़ा है, बाहर होटलों पे लिखा होता है रोस्टेड चिकन। रोस्टेड चिकन का मतलब क्या, आपने चिकन को लेकर गर्म किया हुआ है हाई टेम्परेचर पे। मतलब आपने और को लेके जब हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो, गर्म करने के बाद जो चीज़ बनती है और को गर्म करने के बाद, उसको कहते हैं रोस्टेड। और इसको एक और नाम भी दे देते हैं बाज़ दफ़ा, चार्ज का नाम भी दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, चार्ज। आपको कहना चार्ज भी लिखा हुआ है, रोस्टेड और भी लिखा हुआ है। बच्चे ये हमारे पास डायग्राम है जो आपकी बुक के अंदर बनी हुई है। अगर इस डायग्राम की कंस्ट्रक्शन देखें बच्चे, पहले नंबर पर हमारे पास ये वाली चीज़ है, ये बेसिकली सारी की सारी ईंटों की बनी होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे गर्म करना होता है। आप इस चीज़ को लेते हो, रोस्टेड ओर को यहाँ पे डाल देते हो, इसको कहते हैं चार्ज फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श। मतलब यहाँ से आप बेसिकली रोस्टेड ओर को यहाँ पे इंटर कर रहे होते हो। क्लियर। अब चार्ज फ्लोर से आपने रोस्टेड ओर को यहाँ पे इंटर करना है, ये बेसिकली रोस्टेड ओर ही है। इसको एक खास नाम दे दिया यहाँ पे आपके बुक वालों ने, वही कि चार्ज है। ठीक हो गया, चार्ज है। अब आपने करना क्या है, इसमें कोक डालनी है। अब बच्चे कोक का नाम सुनते हैं और साथ ही कहते हैं ये लगता है कोका कोला की बात हो रही है। याद रखिएगा, आपने चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर आई थिंक 11 है, उसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल 4 प्रोडक्ट बनते थे। एक था हमारे पास अमोनिकल लिकर, कोल गैस, कोलतार एंड कोक। कोक में हमने क्या कहा था, कोक कंटेन 98% कार्बन, और वहां पे एक यूज हमने ये पढ़ा था, इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल, इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन। इसको मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे ये यूज उसका पड़ा है, सही। और यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोक यहाँ पे डाल देते हैं बच्चे। कोक में अगर सिंपल बात कहूँ बच्चे, फ्यूल है, जलाने के काम आता है। तो जिस तरह ये पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, सेम इस तरह का समझ लो कि कोक है, 98% कार्बन होती है इसके अंदर। इसको आप यहाँ पे डालते हो, इसको गर्म करना जलाने के लिए। अब जैसे इसको जलाते हो तो कहते हैं ये वाला जो रिएक्शन, जब यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। ये रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, मतलब इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही होती है। चलो ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक है। तो इसका फायदा क्या हुआ, कहते जब आप कोक डाल के एक दफा रिएक्शन स्टार्ट करवा देते हो, खुद ब खुद हीट पैदा होनी शुरू हो जाती है, आपको मजीद कोक डालने की जरूरत नहीं है। ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जब रिएक्शन हुआ वो खुद ब खुद ही हीट पैदा होनी शुरू होगी, सही है। एक दफा रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो आप मजीद कोक नहीं डालोगे। और इसके अंदर एक और चीज डाल रहे होते हैं, आपकी बुक में ना एक वर्ड लिखा हुआ सैंड फ्लक्स। क्या चीज, सैंड फ्लक्स। इसी के अंदर, ये पूरे कंटेनर के अंदर क्या डाल रहे होते हैं, सैंड फ्लक्स। अच्छा, सैंड फ्लक्स क्या होता है, ये सहरा की रेत होती है ना, सहरा की रेत लेकर थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहते हैं, इसको आपको बुक वाला कह रही है सैंड फ्लक्स है। मतलब अब डेफिनेशन सुनिएगा, स्मेल्टिंग एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें रोस्टेड ओर को हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, कोक सैंड फ्लक्स की मौजूदगी में और हवा की मौजूदगी में।
क्या? स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच रोस्टेड और इज फर्दर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड सैंड फ्लक्स एंड इन एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। यानी कि आपने यहाँ पे हवा भी देनी है। हवा देने के लिए हमने यहाँ पे अगर इसकी कंस्ट्रक्शन चेक की जाए, बच्चे यहाँ पे इस चीज़ को, ये पंखे लगे होते हैं बेसिकली, ये वाले, इसको कहते हैं ट्यूयर, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से हवा को अंदर की तरफ भेजा जाता है ताकि रिएक्शन होता रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, रिएक्शन होता रहे। सही है, क्योंकि ऑक्सीजन इस रिएक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सही है, और यहाँ पर रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, मैं एक और बात बता दूँ बच्चा। आप अगर रोस्टिंग पढ़ ली है, रोस्टिंग बेसिकली सारी जो टेक्निक है उसमें हम कंसनट्रेट और को लेके गर्म करना है, बस इसको उठा के यहाँ पे डालना है। स्मेल्टिंग में अगर आप रिएक्शन को याद कर लेते हो, 3 रिएक्शन अगले वाले प्रोसेस में दोबारा यूज होंगे। बेसिमराइजेशन, 3 रिएक्शन, एग्जैक्ट सेम वर्डिंग, सेम चीज। हम बेसिकली, आप देखो इस प्रोसेस को, एक और भी चीज अपने जहन में रखिएगा बच्चे, इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर की एक्सट्रैक्शन के लिए। हमें चाहिए सिर्फ कॉपर, ना सल्फर चाहिए ना आयरन चाहिए। हम कोई ऐसा तरीकाकार करेंगे जिससे आयरन और सल्फर यहां से रिमूव हो जाए। सही है, तो वो सिर्फ हीटिंग है और इसको इतना हीट करते हैं ये पिघल जाता है। चलो अब हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे स्मेल्टिंग की। स्मेल्टिंग डेफिनेशन क्या बनेंगे? द प्रोसेस, वो तरीकाकार इन विच, जिसमें रोस्टेड और इज हीटेड, जिसमें रोस्टेड और को गर्म कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉक, सैंड फ्लक्स मतलब रेत, एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार में। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग का नाम दे देते हैं। बच्चे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, ये डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन की हेडिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेफिनेशन की हेडिंग दे दो। और याद रखिएगा, कहता है जी स्मेल्टिंग, a small amount of coke is needed in this process because when reaction started it is a highly exothermic process and when this reaction started no further coke is needed, कि आपको मज़ीद कोक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। इन स्मेल्टिंग के अंदर स्मॉल amount of coke is needed because this process, ये वाला तरीकाकार जो है ना, यहाँ in this process, इस प्रोसेस में, in this process reaction occurring, जो रिएक्शन हो रहे होते हैं आर हाईली एक्सोथर्मिक, and large amount of heat is produced, and large amount of heat, बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट पैदा हो रही थी, इज प्रोड्यूस्ड, पैदा हो रही होती है। बच्चे आप ना रिएक्शंस को समझ लीजिएगा, रिएक्शन समझ आ गए, समझ लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब बाकी हमने रिएक्शन नहीं लिखने हैं। बच्चे इधर देखो, रोस्टेड और में कितनी चीज़ें हैं? क्यूप्रस सल्फाइड और इसको कहते हैं रोस्टेड और। सबसे मैं पहले बात करूंगा फेरस सल्फाइड की। बच्चे फेरस सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म किया जाता है, ये मेरा FeS है। फेरस सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करोगे तो हमारे पास बनाएगा फेरस ऑक्साइड Fe2O3, फेरस ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास बन रहा होता है सल्फर
ऑक्साइड गैस, सॉरी ये वाले नहीं, FeO बन रहा था, फेरस ऑक्साइड, उठाइएगा, सही है। तो ये क्या हमारे पास FeO, वो फेरिक ऑक्साइड था ये। अब इस रिएक्शन की वर्डिंग लिखनी पड़े तो किस तरह, पहले बैलेंस कर लो, यहाँ पे एक आयरन है, एक आयरन है, वहाँ पे SO2, सॉरी SO2 बनना है, SO2, ये SO2 इसके साथ मिल गया, FeO, यहाँ पे अगर 2 लगाऊं तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जब यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे 2, और अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन टोटल हमारे पास इस साइड पे कितने बन रहे हैं, 2 ये और 4 ये, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। देखो 2 आयरन है, 2 आयरन है, फिर एक 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, 6 ऑक्सीजन है, 2 ये 4 ये ऑक्सीजन। अब इसकी वर्डिंग किस तरह लिखेंगे, व्हेन फेरस सल्फाइड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन दैट फॉर्म, इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड। इस कंपाउंड का नाम याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, फेरस ऑक्साइड, सिर्फ नाम आपको आने चाहिए। एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, यहां से ऊपर की तरफ उठती है, यहां से हम गैस को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। सही, आप ये देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ, कुछ ना कुछ यहां से सल्फर निकली है, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ सल्फर निकली है। अब इसके बाद आप इसी चीज को लोगे, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, फेरस ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड होता है, ये फर्दर रिएक्ट करता है सैंड के साथ, और सैंड का फार्मूला याद रखिएगा SiO2 होता है। क्या होता है SiO2। अच्छा, अब सैंड के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो हमारे पास इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देना, और इसका फार्मूला याद रखिएगा FeSiO3 बनेगा। बच्चे इस कंपाउंड को नाम दे रहे होते हैं स्लैग का, क्या नाम दे रहे होते हैं, स्लैग का नाम दे रहे होते हैं। भाई ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब इसकी वर्डिंग, फेरस ऑक्साइड इज फर्दर रिएक्टेड विद सैंड देन इट फॉर्म स्लैग। चलो पहले ये बातें हम लिख लेते हैं। When ferrous oxide is reacted with किसके साथ, ऑक्सीजन, then it produce तो ये कौन सी चीज पैदा करते हैं, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद फेरस ऑक्साइड इज फर्दर रिएक्टेड विद सैंड, देन इट फॉर्म स्लैग। ferrous oxide is further reacted with sand and then it form slag, और स्लैग का फार्मूला भी आगे लिख लिया FeSiO3, और ये पास पेपर में MCQ के तौर पे आ चुका है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लैग, Fe फेरस ऑक्साइड, फेरस, हाँ फेरस सल्फाइड आएगा यहाँ पे, फेरस सल्फाइड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन देन इट प्रोड्यूस फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फेरस ऑक्साइड इज फर्दर रिएक्टेड विद सैंड देन इट प्रोड्यूस स्लैग। अब स्लैग कहता है, इधर मेरी बात सुनना, जो स्लैग होता है ना, स्लैग बनता है, ये लाइटर इन वेट होता है, मतलब हल्का होता है, ये ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे ये तैरेगा, और यहाँ से इसको ऊपर से उठा के बाहर निकाल देते हैं। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, स्लैग इज लाइटर इन वेट एंड इट इज रिमूव्ड, क्योंकि हम आयरन नहीं चाहते, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका आयरन किस में चेंज हो गया, स्लैग में। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, slag is lighter in weight, slag is lighter
in weight and then it is removed, तो इसको निकाल दिया जाता है। लो जी, कुछ रिएक्शन ये आ गए। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है? अभी देखो हमने किसकी बात की है, इसकी, सॉरी इसकी, फेरस सल्फाइड की। अब बात करेंगे क्यूप्रस सल्फाइड की। इधर बात सुन लो, पहले रिएक्शन समझ लो, बाद में हम वर्डिंग में लिख लेंगे। भाई यहां पता क्या होता है, ये देखो क्यूप्रस ऑक्साइड भी, सॉरी क्यूप्रस सल्फाइड भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इधर पहले समझ लो, इधर क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास पैदा करेगा Cu2O। इसका नाम क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड। इसका क्या नाम है, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसके साथ हमारे पास पैदा होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 2 सल्फर होंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आई थिंक 3 लगाना पड़ेगा। ऐसा ही है, चेक करो आप, इक्वेशन बैलेंस होगी। और इक्वेशन बैलेंस करने इसके नंबर होते हैं। ये इक्वेशन 4 कॉपर आ गए, 3 2 बार 6 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये, 4 ये ऑक्सीजन, सही है, पूरी इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट स्टेप में आपकी ये वाली चीज़ क्यूप्रस ऑक्साइड। अब ये वाली चीज़ सैंड के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। ये मिट्टी के साथ रिएक्ट नहीं करती। और ये वाली चीज़ आपकी, ये वाली चीज़ यहाँ पे पूरी की पूरी यूज़ नहीं होती, पूरी के पूरी यूज़ नहीं होती। तो हमारे पास क्या होता है, ये वाली सैंड इसी चीज़ है, फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाती है। ये वाली जो चीज़ है फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर गई और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सल्फर इसके साथ आग लग जाएगा और ऑक्सीजन इसके साथ आग लग जाएगा और हमारे पास बन जाएगा क्यूप्रस Cu2S और साथ में FeO। आप कहें सर लो ये क्या हुआ, शुरू में क्यूप्रस सल्फाइड है, लास्ट में फिर क्यूप्रस सल्फाइड बन गया। फ़ायदा कहाँ पे इस रिएक्शन का? और मैक्सिमम बंदों को इसका आंसर ही नहीं पता होता। देखो शुरू में क्यूप्रस ऑक्साइड था, सल्फाइड था, यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड बन गया। एडवांटेज कहाँ पे इस रिएक्शन में है? बाकी नाम आपको आते हैं ना। चलो भाई, इसका एडवांटेज ये हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ आयरन सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया और फेरस सल्फाइड दोबारा यहाँ पे जाएगा, सैंड के साथ रिएक्ट करेगा, स्लैग बनाएगा, ऊपर तैरेगा, बाहर निकाल देंगे। ये फ़ायदा है। समझ आइए क्या फ़ायदा, और समझ आइए। चलो यहाँ पे क्या हुआ जी, हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ना, देखो शुरू और लास्ट में प्रोडक्ट सेम, रिएक्टेंट आपने शुरू में ये लिया, लास्ट में ये बन गया। यहाँ पे एक फ़ायदा हुआ कि क्यूप्रस सल्फेट किस में चेंज हो गया, फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में चेंज होगा और फेरस ऑक्साइड दोबारा यहाँ पे ये वाला रिएक्शन करेगा सैंड के साथ और इसको दोबारा फिर वहाँ से ऊपर से निकाल दिया जाता है, मजीद इम्प्योरिटी यहाँ से निकल जाएगी। अब इसकी वर्डिंग लिखनी है। अब वर्डिंग पता चल गया होगा ऑलमोस्ट कि किस तरह लिखनी है। व्हेन नाम लिखने आपने वर्डिंग में, क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड इज रिएक्टेड विद किसके साथ, ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म तो ये क्या बनाता है हमारे पास, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, then it form cuprous oxide and sulfur dioxide gas। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये देखो क्यूप्रस ऑक्साइड इज फर्दर रिएक्टेड विद ferrous sulfide, then it form cuprous and ferrous oxide is further reacted with, is further, ये मजीद रिएक्ट करता है, further
reacted with ferrous oxide and then it form तो ये हमारे पास क्या बना देता है, क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस ऑक्साइड। एंड क्या हुआ, नहीं ये देखो क्यूप्रस ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद फेरस, हाँ यहाँ पर सल्फाइड आएगा, गुड, वेल डन। फेरस सल्फाइड एंड देन इट फॉर्म क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस ऑक्साइड। और मजे की बात बताऊं, आपके रिएक्शन एग्जामिनर देखा वर्डिंग शायद ही पढ़े, क्योंकि इसमें बच्चा पता क्या करता है, जब पहली दफ़ा आप घर जाकर पढ़ लेते हैं टॉपिक को, अगर से पढ़ा हो, वो कहता है ये क्या टॉपिक, फेरस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड, उनको नाम ही नहीं पता चलते, नाम पता चलेंगे फिर जाकर पता चलेगा ना कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, सही बेसिकली। अब होता क्या है, देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ, काफ़ी सारा आयरन आपका यहाँ से निकल जाता है, किसकी फॉर्म में, स्लैग की फॉर्म में, लेकिन लास्ट में हमारे पास ना एक चीज़ बन जाती है मिक्सचर, उसको हम, जो चीज़ थोड़ी सी भारी होती है वो नीचे की तरफ आती है, और उसको हम नाम देना शुरू कर देते हैं मेटे का। अब पास्ट पेपर में इसका क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज मेटे, व्हाट इज मेटे, मेटे क्या है, और मेटे में कार्बन कॉपर की परसेंटेज कितनी होती है, मेटे में कॉपर की परसेंटेज कितनी होती है बच्चे, बेसिकली ना इन द लास्ट, इधर सुन लो, जब रिएक्शन खत्म होता है आपके पास क्यूप्रस सल्फाइड बच जाता है और फेरस सल्फाइड, आगे जी फेरस ऑक्साइड, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बच रहा है, फेरस ऑक्साइड नहीं बचता, क्यों, क्योंकि वो सैंड के साथ फौरन रिएक्ट करता है और स्लैग बना देता है। तो हमारे पास इस रिएक्शन के शुरू में भी ये दो चीज़ें थी और रिएक्शन के लास्ट में भी दो चीज़ें, लेकिन यहाँ पे एक काम हो गया कि शुरू में मैं कहता हूँ ये 50% था, ये भी 50% था, लेकिन ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद और ये वाला 70% हो जाएगा और ये वाला 30% हो जाएगा। कॉपर आपका थोड़ा सा ज़्यादा नॉमिनेट हो जाए, मे बी 80-20 हो जाए, मे बी 90-10 हो जाए, सही है। तो अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड इज नोन एज मेटे। मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड is known as मेटे। और मेटे में कॉपर की परसेंटेज 45% होती है। इन मेटे द परसेंटेज ऑफ कॉपर, और ये पास पेपर में एमसीक्यू आ चुका है, परसेंटेज ऑफ कॉपर इज 45%। कितनी होती है हमारे पास मेटे में कॉपर की परसेंटेज 45% है। ये एमसीक्यू पास पेपर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सही है। तो ये था जी हमारे पास स्मेल्टिंग, इस प्रोसेस को याद रख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। और इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन कम से कम अगर कोई बच्चा सारा नहीं कर सकता, कम से कम स्मेल्टिंग की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेटे की डेफिनेशन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी है। बाकी बीच में जो रिएक्शन लिखे हुए हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप कर ही ना सको। रिएक्शन याद करो, वर्डिंग खुद बनानी है आपने, वर्डिंग को रट्टा ना लगाते रहिएगा। तो ये रिएक्शन लिखो, वर्डिंग खुद बनाइएगा।